हेलो एवरीवन, हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं 29 तारीख के लिए। सबसे पहले चलिए फटाफट हम लोग एक एक करके देखते हैं। बारिसो डियोमाए फे पहले ही दौर में राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये राष्ट्रपति किस देश के बने हैं? वियतनाम, यूक्रेन, सेनेगल या मॉरिशस? तो इसका आंसर होगा सी, यानी सेनेगल के राष्ट्रपति बने हैं। 54.28% इनको वोट मिला है और इस तरह से सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बनने का उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। 1960 में फ्रांस से सेनेगल की आज़ादी के बाद पहले दौर में जीतने वाले प्रतिद्वंदी बनने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह से अब इनको वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, जिसको संवैधानिक परिषद कहते हैं, वो मान्यता देंगे और वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार भाग लेने को परमिशन दे दिया है? इसका आंसर क्या होगा? सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस या संयुक्त अरब अमीरात? तो इसका आंसर होगा सऊदी अरब, यानी ए, सऊदी अरब। और उसमें भी क्या, सऊदी अरब की 27 साल की एक मॉडल है और इन्होंने इंस्टाग्राम पे ये घोषणा की है कि मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में देश से पहली प्रतिभागी होंगी। इनका नाम है रूमी अल काहतानी। तो रूमी अल काहतानी जो है वो पहली कंटेंडर है सऊदी अरब से जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता में जाएंगी। एक्चुअली सऊदी अरब ये दिखाना चाहता है कि अब वो कट्टर टाइप का देश नहीं रहा, बल्कि वो लिबरल और उदार देश बन गया है। वहाँ के जो क्राउन है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, वो लगातार कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं। ठीक है, लगातार वो कुछ कर रहे हैं। लाइक मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेना तो एक बहुत बड़ा संदेश है। उसके पहले पवेलियन में जाके मैच देखना, सेना के अंदर भर्ती होना, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस देना, तो ऐसे करके बहुत सारे परमिशन इन्होंने दिया है बिना पुरुष अभिभावक के, यानी मेल गार्जियन के, ये उनके देश में हज के लिए जाना, ऐसे कई परमिशन उन्होंने दिया है। तो उस रूप में भी इसको देखा जा रहा है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीता है? इसका आंसर होगा बी, हरियाणा सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन बना। टोटल 19 पदक इन्होंने जीता है। और ये ध्यान रखना है कि बालक और बालिका, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों ही सेक्शन में हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को जीता है, दोनों ही कैटेगरी के अंदर। और अच्छा खासा स्कोर इन्होंने दोनों ही सेक्शन के अंदर किया है। कई लोग यहाँ पे जीते, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बस इतना जानिए काफ़ी है। इसके बाद लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के अधिग्रहण की सूचना मिल गई है। अमरकंटक पावर लिमिटेड के अधिग्रहण की सूचना दी गई है। इसका अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? अदानी पावर लिमिटेड, एनटीपीसी, एनएचपीसी, लार्सन एंड टर्बो? तो इसका आंसर होगा ए। अभी अदानी पावर लिमिटेड को सीसीआई से परमिशन मिल गई है। सीसीआई का मतलब होता है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इंडियन कंपटीशन कमीशन। इसने लैको अमरकंटक पावर लिमिटेड का 90%, थोड़ा बहुत नहीं, आई थिंक 100%, ठीक है 100% इक्विटी शेयर पूंजी अडानी पावर लिमिटेड को इन्होंने दे दिया है। अडानी पावर लिमिटेड गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब इलाकों में बिजली उत्पादन में ये काम कर रहा है। और अब लैंको को भी इन्होंने ले लिया है। तो दरअसल लैंको का एक बड़ा हिस्सा थर्मल एनर्जी के अंदर काम कर रहा है और वो बैंकक्रप्ट हो चुका था, दिवालिया हो चुका था। उसी प्रोसेस के तहत इसने, यानी अडानी ने उसको खरीद लिया है। आपको पता है कुछ भी इस तरह की खरीद बिक्री होती है तो उसमें प्रतिस्पर्धा आयोग का परमिशन जरूरी होता है। एनटीपीसी के द्वारा किस देश से $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर्ज लेने के लिए किस देश के बैंक से समझौता किया? अमेरिका, मॉरिशस, जापान, मैक्सिको? आंसर इज सी। देखो, जो एनटीपीसी है
वो टोटल उसको $200 मिलियन के आसपास पैसे चाहिए, और वो बाहर से चाहिए, उसको विदेशी मुद्रा के रूप में चाहिए। तो जापान का जो बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, जिसका शॉर्ट फॉर्म JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, तो उससे इन्होंने एग्रीमेंट किया है और उससे ये इतने पैसे लेंगे। इसमें JBIC जो है 60% जो लोन है वो प्रदान करेगा स्टार्टिंग में, और अदर कॉमर्शियल बैंक से लेके ये पूरा करेंगे। तो इस तरह से इससे NTPC की जो योजनाएं चल रही है उसको तेजी लाने में आसानी होगी। इतना काफ़ी है। आगे, ILO और IHD के द्वारा संयुक्त रूप से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। जो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 है, उससे हायर एजुकेशन वाले जो व्यक्ति हैं उनमें बेरोजगारों की संख्या में क्या हुआ, कमी हुई, बढ़ी, दोगुनी हुई, या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आंसर इज सी। ठीक है, जो संख्या थी उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन वाले, उन बेरोजगारों की संख्या डबल हो गई है। तो अभी ILO का फुल फॉर्म क्या है? ILO का है इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ISD का मतलब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मानव विकास संस्थान। इन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में जो सामने वाली चुनौतियां हैं, इन सब की भी बात की गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरम ने इस रिपोर्ट को अनावृत किया और 2022 तक 2 दशक के बेरोजगारों के पैटर्न को यहाँ पे दिया है। तो कहा गया है कि 2022 में जो पैटर्न था, मतलब बेरोजगार हैं हायर एजुकेशन वाले, वो 65.7% उनमें वृद्धि हो गई है। तो टोटल डबल का यहाँ ग्रोथ दिख रहा है, जो गलत है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के GDP के पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया? 6.5, 6.8, 7.2, 7.9। आंसर इज बी। आई थिंक शायद कल या उसके पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था इसको। देखिए, ये जो मॉर्गन स्टैनली है, इन्होंने 2024-25 के लिए जो इनका अपना GDP को लेकर, भारत के GDP ग्रोथ को लेकर जो अनुमान था, वो पहले 6.5% का था। तो इसको बढ़ा के उन्होंने क्या कर दिया? बी ऑप्शन 6.8% कर दिया है, 6.8% कर दिया है। तो ये फैक्ट है। और ये जो भी करंट ईयर चल रहा है उसके लिए 7.9% कर दिया है। तो अभी जो आगे आने वाला साल है 2024-25, इसके लिए इन्होंने 6.8 बढ़ाकर 6.5 से कर दिया है। IPL के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर किसके द्वारा बनाया गया? देखिए, IPL 2024 का 8वां मैच होता है। सनराइजर हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच में मैच होता है। अब सनराइजर हैदराबाद के होम ग्राउंड पे ये मैच होता है। उसमें कहा जाता है, तो कहा गया कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बने। दरअसल राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद सनराइजर ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवा के 277 का टोटल रन बनाया। IPL के इतिहास में सबसे, IPL की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, IPL T20 की बात नहीं कर रहे, IPL के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर है। और इस मामले में 11 साल पुराना बेंगलुरु चैलेंजर बेंगलुरु का जो स्कोर था 263, उसको तोड़ के 277 स्कोर इन्होंने बना दिया। इसके बाद सनराइजर की जो बल्लेबाजी थी उसमें 18 छक्के लगे। एक पारी में तीसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगे। पहले बेंगलुरु के नाम पे है, दूसरा पुणे के खिलाफ उन्होंने लगाया था। तो इस तरह से ये भी एक रिकॉर्ड बन गया। तो IPL में सबसे ज़्यादा छक्का बेंगलुरु ने लगाया, दो बार बेंगलुरु ने लगाया, दिल्ली कैपिटल है। तो ऐसे करके अलग अलग है, उसमें इन्होंने एक बेंचमार्क स्थापित की। तो ये फैक्ट इससे रिलेटेड है। अब आगे, हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध बनाया गया? किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, थाईलैंड, वियतनाम। तो आंसर होगा थाईलैंड, सी। आंसर है सी, थाईलैंड। थाईलैंड की निचले सदन ने
जो विवाह समानता विधेयक है उसको मंजूरी देने के लिए एक उपलब्धि हासिल की। अभी हुआ क्या, थाईलैंड की संसद का जो लोअर हाउस है उसने इसको वैध बनाने का विधेयक पारित कर दिया। ठीक है, 500 सदस्य के लोग थे, बहुमत से ही ये पारित हुआ है। 400 सांसद ने सपोर्ट किया, 10 ने विरोध किया, 3 घंटे बहस चली और 5 ने वोटिंग नहीं किया, ऐसे करके रिकॉर्ड है। मतलब यहाँ पे अब ये कहा गया है 18 साल या उससे अधिक के एज के कोई भी अगर बाइसेक्सुअल हैं तो शादी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जो बच्चे वाला अधिकार होता है सब वही होगा। उनको पति पत्नी, अब यहाँ पे है कि कानून ये कहता है कि एक पुरुष एक महिला से बदलकर, यहाँ पे कानून की परिभाषा में क्या है, एक पुरुष एक महिला के बीच में शादी होती है, अब बदलकर 2 व्यक्ति कर दे रहा है। यानी 2 व्यक्तियों के बीच में जब शादी होगी तो उसको विवाहित जोड़ा कहा जाएगा। पति पत्नी एक पुरुष एक महिला वाला कानून से अब हटा दिया जाएगा। ये यहाँ पे था क्योंकि LGBTQ के द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही, तो थाईलैंड ने ये मान लिया है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने, इसको छोड़ दो, भारतीय चुनाव आयोग ने, इसको छोड़िए, इसको बाद में देख लेंगे। भारतीय चुनाव आयोग ने किस ऐप के जरिए चुनाव प्रक्रिया पे नजर रखने की बात कही है? भारतीय चुनाव आयोग ने निगरानी, सिविजिल और सक्षम और निगाह, तो आंसर इज बी, सिविजिल। सिविजिल ऐप के द्वारा ये नज़र रख रहा है। इसके द्वारा वीडियो कैप्चर, फोटो, इन सब से जो आचार संहिता में उल्लंघन हो रहा है उसको लेकर ये अनुमति दे रहे हैं। यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त अभी राजीव कुमार, उन्होंने कहा है कि सिविजिल नागरिकों को 100 मिनट के अंदर सुनिश्चित कार्रवाई के साथ उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है। ठीक है, मतलब वो रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये फिर उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है, ट्रैक करना चीज़ों को इजी हो जाता है, इसके द्वारा उसको ट्रैक किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, हाल ही में विप्रो GE हेल्थ केयर के विनिर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत में अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए निवेश की घोषणा है? 8 करोड़, 800 करोड़, 8,000 करोड़, 8 लाख करोड़। देखिए आंसर इज सी, इसका आंसर है सी, 8,000 करोड़। विप्रो GE हेल्थ केयर ने मैन्युफैक्चरिंग एंड रिसर्च के सेक्टर में, विनिर्माण और अनुसंधान के सेक्टर में भारत के में अगले 5 साल में 8,000 करोड़ रुपए खर्च करने का इन्होंने बोला है, जिसके कारण यहाँ पे रिसर्च भी अच्छा हो सकेगा और बहुत बेहतर तरीके से उसका मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकेगा। मैन्युफैक्चरिंग लोकल लेवल पे होगा तो इसकी कॉस्टिंग में भी काफ़ी कमी आएगी और इंटरनेशनल लेवल पे सेल भी बढ़ेगा। तो इसको लेकर ये सोचा गया है। हाल ही में इरडा ने कितने बीमाकर्ता, यानी बीमा इंश्योरेंस करने वाले घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता के रूप में इनको, मतलब कितने को चुना गया है? 1, 2, 3 या 5? आंसर इज सी, 3। देखो इसमें कौन कौन है, पहले इसको देख लीजिए। पहला तो LIC है, पहले क्या है इसको, पहले LIC है, दूसरा GIC RE है और जो तीसरा है वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस है। इसको 2023-24 में काफ़ी अच्छा काम करने के कारण घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बीमाकर्ता, इंपॉर्टेंट बीमाकर्ता के रूप में इनको नामित किया गया है। इसको DSII कहा जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बीमाकर्ता के रूप में यहाँ पे शामिल किया गया है। अब एक और यहाँ 3 हो गया ना, को DSII की स्थिति दी गई है, आई थिंक DS, ठीक है, इसकी स्थिति दी गई है। अब ये चूंकि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काफ़ी काम कर रहे हैं और इसमें जैसे न्यू इंडिया है वो थोड़ा सा पिछड़ भी गया है, तब भी उसने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। तो इनकी जो ये कैटेगरी है इसको मतलब इसको स्थिर रखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। LIC आपको पता है अभी लीड कर रहा है, तो इन 3 को इरडा के द्वारा ये पोजीशन दिया गया है। स्टार्ट 2024 ये किसके द्वारा चलाया गया है? इसरो के द्वारा। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, भारतीय वायुसेना, सेना। ठीक है, आंसर इज ए, इसरो। हटाइए उसको, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है। अप्रैल और मई के दौरान
साइंस एंड टेक के अंदर जागरूकता अवेयरनेस फैलाने के लिए स्टार्ट 2024 कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करेगा अप्रैल और मई में। यहाँ पर इसमें स्टार्ट की मेजबानी के लिए अलग अलग तरह के शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर लोग जो इससे इंटरेस्टेड हैं उनको बुलाया जाएगा। छात्रों के अंदर की भी बात की गई। छात्र कौन आएंगे? जो फिजिक्स के अंदर काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल, अप्लाइड फिजिक्स, रेडियो फिजिक्स, ऑप्टिकल, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक, तो इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ऐसे करके जो लोग काम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं और अपने ग्रेजुएशन में के लास्ट में ग्रेजुएशन का जो फाइनल ईयर है वो चल रहा है, या एमए के स्टूडेंट हैं इन सेक्टर के अंदर, तो उनको लाया जाएगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा और फिर इसके अंदर वो आएंगे। तो उनको जब आएंगे तो उनके अंदर ये अवेयरनेस फैलाया जाएगा, उनके अंदर जो वैज्ञानिक जिज्ञासा है उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं ताकि आगे जाके देश के लिए वो काम कर सके, इसलिए स्टार्ट को लाया गया है। आगे अडानी पोर्ट के द्वारा 3350 ठीक है 3350 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी की खरीद की गई है। 95% की हिस्सेदारी लिया जाए। दरअसल क्वेश्चन ये है कि अडानी पोर्ट के द्वारा 3350 करोड़ रुपए में गोपालपुर पोर्ट की 95% हिस्सेदारी खरीदी गई है। ये गोपालपुर पोर्ट कहाँ है? तो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये क्या? तो आंसर इज बी, ओडिशा। ओडिशा के पास गोपालपुर बंदरगाह है, तो गोपालपुर बंदरगाह ओडिशा में है, वहां अडानी ने 95% हिस्सेदारी ले ली। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने एक रणनीतिक अधिग्रहण सौदे समझौते में ओडिशा में स्थित जो गोपालपुर बंदरगाह था उसका हिस्सा इन्होंने ले लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। 95% हिस्सा जो लिया है तो उसको लेकर अलग अलग तरीके से इक्विटी में ऐसे वैसे करके लेना है, उसके लिए ज़्यादा उसको सोचना नहीं है। दरअसल गोपालपुर बंदरगाह हर मौसम में चलने वाला एक बंदरगाह है जिसमें 20 मिलियन टन कार्गो की संभालने की क्षमता है। ओडिशा के गंजम जिले में स्थित है और कार्गो हैंडलिंग और रसद आपूर्ति इन सब में ये काफ़ी अच्छा काम करता है। आगे निम्नलिखित में से किसे लोकपाल के नए न्यायिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया? नया न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति सतपति सिंह, न्यायमूर्ति कृष्णा डोंगर, न्यायमूर्ति रमन यादव। तो आंसर लीजिए न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी नए न्यायिक सदस्य के रूप में ओथ लिए हैं। और लोकपाल के अध्यक्ष कौन है अभी? तो लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन खानविलकर हैं। तो एएन खानविलकर ने जो नए सदस्य के रूप में ऋतुराज अवस्थी आए हैं उनको शपथ दिलवाया है। तो ये फैक्ट है। इसके अलावा इसके अलावा और कुछ ऐसा कुछ है नहीं। और पंकज कुमार और अजय तिर्की लोकपाल के नए मेंबर के रूप में शपथ लिए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल के नए सदस्य के रूप में शपथ लिया है क्योंकि और उसके बाद दो न्यायिक सदस्य जो थे पीके मोहंती और अभिलाषा कुमारी, उनका कार्यकाल 26 मार्च को पूरा होने वाला है। तो ऐसे ये सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। चलिए 2-3 और करते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख बनाया गया है? सदानंद वसंत दाते, पीयूष आनंद, राजीव कुमार। आंसर लीजिए सदानंद वसंत दाते एनआईए का नया निदेशक बनाया गया है, ठीक है। और 31 दिसंबर 2026 को तक वो यहाँ पे रहेंगे, उसके बाद वो रिटायर कर जाएंगे। दूसरा फैक्ट है किसे एनडीआरएफ का हेड बनाया गया है? तो एनडीआरएफ में सदानंद वसंत दाते को हटा दीजिए। आंसर इज बी, पीयूष आनंद को एनडीआरएफ का नेतृत्व दिया गया है। इतना काफ़ी है, वहाँ भी 2 साल तक रहेंगे और अतुल करवाल की जगह ये ले रहे हैं। बीपीआर&डी पे किसको डाला गया है भाई? तो आंसर इज सी, राजीव कुमार को बीपीआर&डी के अंदर डाला गया है। वो बालाजी श्रीवास्तव की जगह लेंगे और जब तक कोई आदेश नहीं आता तब तक
या अपने रिटायरमेंट तक रहेंगे 2 जून 2026 तक, या जब तक आदेश नहीं आता अपने पोस्ट पे रहेंगे। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके हो गए। अगले करंट अफेयर्स के लिए हम लोग कल मिलेंगे।